हेलो आदब सत श्री अकाल राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल में एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। तो चलिए आज की अपनी कहानी पर चलते हैं। जैसे कि मैं हर बार सुनाता हूँ, क्राइम स्टोरी, रियल क्राइम स्टोरी। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई शख्स अपनी पत्नी का मर्डर कर दे, और वो भी करवा चौथ वाले दिन, जबकि उस दिन पत्नियां अपने पति के लिए व्रत रखती हैं लंबी आयु के लिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि क्राइम जब होता है तब वो ये सब चीज़ें नहीं देखता, ना दिन देखता है, ना रिश्ते देखता है, ना कुछ और। बस क्राइम करना है तो करना है। ठीक इसी तरह की है ये आज की कहानी भी। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह की क्राइम से जुड़ी सच्ची कहानी आपके लिए लाता रहूँ, आपको सुनाता रहूँ। ये कहानी लखनऊ की है, 2020 की, और एक अजीब कहानी है। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा मर्डर केस, कत्ल की एक ऐसी उलझी हुई पहेली जिसे पुलिस, जब लखनऊ पुलिस सुलझा नहीं पाती, और फिर कैसे इस केस को एक आत्मा अपने हाथ में लेती है और कैसे उसके बाद ये केस सुलझता है। कहानी लखनऊ की है। लखनऊ में एक लड़की रहा करती थी, रूबी। रूबी की कहानी है। रूबी लखनऊ में रहा करती थी, एक गरीब परिवार की लड़की। पर जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। रूबी की शादी हो गई। शादी के बाद वो 2 बच्चे को जन्म देती है। 2 बच्चे होते हैं उनके, रूबी और उसके पति के। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही रूबी की अपने पति से कुछ अनबन हुई। वो शराब पीता था और अब शराब के नशे में अपनी पत्नी को, रूबी को, मारा पीटा करता था। तो इसी वजह से दोनों पति पत्नी अलग हो गए। रूबी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास आ जाती है। इधर माँ भी अकेली थी। अब रूबी को माँ का सहारा हो गया और माँ को रूबी का। खैर समय बीतता है, और जहाँ रूबी का घर था उसी गांव में एक तांत्रिक रहा करता था। और रूबी की उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, और उस तांत्रिक के पास आसपास के लोग आते थे, कई दूर दूर से भी आते थे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। कोई जादू टोना करवाने के लिए और अपनी समस्याएं दूर करवाने के लिए। एक आदमी जब बेबस और मजबूर हो जाता है और या डरा हुआ होता है बहुत ज़्यादा, तो ये तांत्रिक इन लोगों का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग तांत्रिकों के पास पहुँचते हैं, जाते हैं। रूबी भी अब क्योंकि अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें थी उसके पास जो खो चुकी थी, उसे वो वापस चाहिए थी। पति से तलाक हो चुका था, परेशान थी, 2 बच्चे, उधर माँ, क्या करें? तो रूबी भी अब उस तांत्रिक के पास जाने लगी कि शायद ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो उसे खुशियाँ दें, जो उसे खुश रखें, उसके पास आएँ। तो वो जाने लगी। कई बार बहम होता कि कई बार वहम होता कि तांत्रिक के पास जाने से कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ असर दिखने लगा है, तो वो तांत्रिक के पास जाने लगी। तो धीरे-धीरे हफ्ते में, महीने में तांत्रिक के पास जाती। तो तांत्रिक के पास जब रूबी जाती तो कभी रूबी अपनी माँ को भी कभी-कभी लेके जाती। माँ भी जाती थी रूबी के साथ तांत्रिक के पास, कि रूबी तांत्रिक के पास जाती है, और माँ को ये सब पता था, और हफ्ते भर में चली जाती है उनके पास। और इस तांत्रिक से माँ भी अनजान नहीं थी, और पता था माँ को कि काफ़ी जाती है रूबी तांत्रिक के पास। जैसे-जैसे तांत्रिक समस्याओं को दूर करने का उपाय बताता, वो करती जाती। धीरे-धीरे वक़्त बीता। 2020 में करवा चौथ का दिन आता है। करवा चौथ सारी पत्नियाँ व्रत रखे हुए हैं, लेकिन अब रूबी का पति उसे छोड़ चुका है, तो उसका ये व्रत वग़ैरह कुछ नहीं है। शाम के बाद रात हुई। ठीक करवा चौथ की रात अचानक रूबी अपनी माँ से कहती है कि मैं ज़रा तांत्रिक से मिलकर आती हूँ। तो माँ ने कहा कि ठीक है, मिल आओ, क्योंकि रूबी पहले भी कई बार गई थी तांत्रिक से मिलने शाम के बाद रात को। अब रूबी तांत्रिक के पास जाती है, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन रूबी वापस नहीं लौटती। माँ को फ़िक्र होने लगी रूबी की, और कई घंटे बीतने के बाद भी जब रूबी वापस नहीं आई, तो माँ तांत्रिक के पास पहुँची, क्योंकि तांत्रिक को माँ भी जानती थी। और रूबी घर से भी यही कहकर गई थी कि मैं तांत्रिक से मिलने जा रही हूँ। अब रूबी की माँ तांत्रिक से कहती है कि मेरी बेटी आई थी आपसे मिलने, पर वो घर नहीं पहुँची है। अभी मेरी बेटी का नाम रूबी है। पर नाम सुनते ही तांत्रिक कहता है कि नहीं, रूबी तो आज आई ही नहीं यहाँ पर। तांत्रिक के पास और भी लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी कहा कि रूबी तो आज नहीं आई है। ये बाब तांत्रिक जी सही कह रहे हैं, क्योंकि छोटा सा इलाका था, हर कोई एक दूसरे को जानता था। अब माँ को बड़ा अजीब लगा कि बेटी ने झूठ बोला। अब परेशान माँ घर लौट आई। उसे लगा कि पता नहीं किसी से मिलने तो नहीं चली गई। तमाम तरह के ख्याल मन में आ गए, आने लगे माँ के।
किसी तरह कसम-कस में पूरी रात बीत गई। अगले दिन माँ ने इधर-उधर ढूँढना शुरू किया कि कहीं चली तो नहीं गई, ज़िंदगी में परेशान है, कुछ कर ना ले। दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरा दिन भी बीत गया, चौथा दिन आ गया। रूबी का कोई अता-पता नहीं, कोई सुराग नहीं। तब मजबूर माँ तांत्रिक से बेटी का पता पूछ रही है, तो बस तांत्रिक दिलासा देने के लिए तांत्रिक बस यही कहता है कि यहीं होगी, आस-पास आ जाएगी। जब पूरे 4 दिन बीत गए, रूबी को गायब हुए, तो माँ सोचती है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो अब रूबी की माँ पहुँच जाती है थाने, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जाकर रूबी की माँ मिसिंग की कंप्लेंट लिखवा देती है। वहीं लखनऊ पुलिस स्टेशन में पुलिस रिपोर्ट लिखती है और एक्शन भी लेती है। रिपोर्ट लिखने के बाद अब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। तो सबसे पहले पुलिस रूबी की माँ के बयान दर्ज करती है। उस करवा चौथ की रात के पूरे बयान दर्ज होते हैं। माँ बताती है कि रात में रूबी ने कहा था कि मैं तांत्रिक से मिलकर आती हूँ और फिर बाद में लौट कर नहीं आई। आज पूरे 4 दिन बीत गए हैं। बयान दर्ज हुआ। पुलिस की एक टीम फौरन तांत्रिक के पास पहुंचती है। अब तांत्रिक का नाम आते ही अब ऐसे बहुत सारे केस हो चुके हैं कि जिसमें बाबा, तांत्रिक यही असली गुनहगार होते हैं। पुलिस को लगा कि ये बड़ा आसान सा केस है, सिंपल सा केस है। तांत्रिक को पता होगा कि रूबी कहाँ है, तांत्रिक को पकड़ लो, केस सुलझ जाएगा। अब पुलिस ने जब तांत्रिक से पूछताछ करी तमाम तरीकों से, तांत्रिक से सख्ती से भी पूछा गया, प्यार से भी पूछा गया, पर तांत्रिक ने कहा कि वो आती तो थी, पर करवा चौथ वाली रात को नहीं आई। फिर कहीं ना कहीं पुलिस को भी लगा कि तांत्रिक सच बोल रहा है, क्योंकि इतना टॉर्चर कर चुकी थी पुलिस तांत्रिक को, लेकिन फिर भी तांत्रिक टस से मस नहीं हुआ। पर फिर भी तांत्रिक पर शक था पुलिस को। अब पुलिस ने रूबी का मोबाइल लिया। अब रूबी की माँ से नंबर लेने के बाद पुलिस ने रूबी के कॉल डिटेल खंगालने शुरू किए। तो पुलिस ने देखा कि रूबी के मोबाइल पर तमाम नंबर हैं, नॉर्मल बातचीत होती है, लेकिन 2 नंबर ऐसे हैं जिन पर वो ज़्यादा बात करती है और काफ़ी देर तक बात करती है। तो एक नंबर था उस तांत्रिक का और एक नंबर था किसी दूसरे शख्स का। अब जब उस दिन करवा चौथ वाली रात से पहले रूबी की उस दिन तांत्रिक से भी बात हुई थी और उस दूसरे शख्स से भी बात हुई थी और उसके बाद रात को घर से निकल गई रूबी। पुलिस को लगा कि हो सकता है कि इन दोनों में से ही कोई कल्प्रिट है। अब पुलिस कॉल डिटेल के जरिए उन कॉल डिटेल के दम पर तांत्रिक को उठाती है फिर से और थाने लाती है। उधर एक पुलिस टीम उस दूसरे शख्स को उठाकर थाने लाती है। अब पुलिस पहले तो दोनों को कॉल डिटेल दिखाती है, दोनों से प्यार से बात करती है, बात पूछते हैं पुलिस वाले। फिर प्यार से दोनों से पूछने के बाद जब कुछ नहीं बताते रूबी के बारे में, तब उन दोनों पर पुलिस अपनी थोड़ी सख्ती दिखाती है, उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। पर अब भी दोनों में से कोई बोलने को तैयार नहीं। यहाँ तांत्रिक बार-बार मना कर रहा है और वो दूसरा शख्स भी हाथ जोड़कर मना कर रहा है, माफ़ी माँग रहा है, मना कर रहा है, रो रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, कि रूबी के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। पर पुलिस इन बात को इग्नोर करके अपनी पूछताछ आगे बढ़ाती है और अब बारी आती है थर्ड डिग्री की। वो इसलिए क्योंकि पुलिस को यकीन था कि रूबी के गायब होने में कहीं न कहीं इन दोनों में से किसी एक का हाथ है। अब पुलिस जब दोनों को थर्ड डिग्री देती है और ठीक से जब खातिरदारी करती है, तब भी ये दोनों मना करते रहते हैं कि रूबी के गायब होने में हमारा कोई हाथ नहीं है। अब यहाँ पुलिस भी डर जाती है, पूछताछ के दौरान इनको कुछ हो ना जाए, थर्ड डिग्री के दौरान इन्हें कुछ हो ना जाए, इन्हें कहीं हमारी जाँच तो गलत नहीं जा रही, अगर इन्हें कुछ हो गया तो पूरे थाना निपट जाएगा, हम कुछ गलत जाँच तो नहीं कर रहे, केस को कहीं उल्टी जगह तो नहीं लेके जा रहे। वो इसलिए कि पुलिस की थर्ड डिग्री के बाद भी दोनों वही बोल रहे थे जो पहले उन्होंने कहा था, प्यार से पूछने पर। इन दोनों से पूछताछ के बाद जब पुलिस को कुछ मिलता नहीं इन दोनों से, तो पुलिस भी इन्हें थाने में कुछ दिन रखती है अपने पास और फिर थोड़े दिन रखने के बाद इन्हें छोड़ देती है और कहती है कि इन दोनों पर नज़र रखना। अब 2 लोग थे, 2 को छोड़ दिया गया। रूबी का अब तक कोई सुराग नहीं। इधर पुलिस में भी यहाँ तक कि पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं, कोई मुखबिर से खबर नहीं मिली उनके, खबरी से कोई खबर नहीं। शायद रूबी फिर पुलिस भी सोचती है कि शायद रूबी किसी और के साथ गई हो, लौट आएगी। शायद ये ऐसा कुछ मामला नहीं है जैसा वो पुलिस समझ रही है। तो इसके बाद अब पुलिस का रवैया और जाँच उसकी रफ्तार जो थी वो सुस्त पड़ गई, धीमी हो गई। बहुत ज़्यादा
इंटरेस्ट भी नहीं रहा पुलिस को अब इस केस में। दो ही सस्पेक्ट थे, दोनों को पुलिस ने तमाम तरह से उगलवाने की कोशिश करी, पर वो दोनों खुले नहीं, कुछ बोला नहीं उन दोनों ने। अब वक्त बीतने लगा और रूबी के केस से पुलिस की दिलचस्पी कम होने लगी और इतना हाई फाई मामला भी नहीं था। शायद यही बात सोचकर पुलिस की छानबीन धीमी पड़ गई। वक्त बीतता है, करीब 6 महीने बीत गए। ये बात है अक्टूबर 2020 की और अब अप्रैल 2021 आ गया। रूबी की माँ हर बार थाने जरूर जाती कि मेरी बेटी का कुछ पता चला, मेरी बेटी का कुछ सुराग मिला क्या, पर यहाँ पुलिस वाले अपने हाथ खड़े कर देते और बात कहते कि जांच चल रही है, तफ्तीश चल रही है, लेकिन होता कुछ नहीं। अब इधर 6 महीने से माँ परेशान है, उधर रूबी के दोनों बच्चे परेशान हैं बिना अपनी माँ के। तो इधर सारा उथल पुथल था जिंदगी में, रूबी के घर वालों के, रूबी की माँ के, रूबी के बच्चों के। 6 महीने बीत गए और कोई क्लू तक नहीं मिला। इस दौरान में पुलिस ने कई बार तांत्रिक से भी और उस दूसरे शख्स से भी पूछताछ करी, कोई फायदा नहीं हुआ। 6 महीने बाद एक रोज थाने में कई पुलिस वाले मौजूद थे, जैसे कि अक्सर होते हैं थाने में। अचानक शाम का वक्त था, अंधेरा होने वाला था। लखनऊ के उसी पुलिस स्टेशन में एक शख्स दाखिल होता है। ये वही था जिसका नंबर पुलिस के पास था और जिससे पुलिस ने कई बार पूछताछ की और कई बार थर्ड डिग्री का भी इस्तेमाल किया। वही शख्स जिसे पुलिस ने तांत्रिक के साथ पकड़ा था, वही दूसरा शख्स, नाम पवन, उम्र 30 साल के करीब, थाने पहुंचा। पुलिस उसको देखकर चौंकी। वो कई बार थाने आ चुका था, कई बार खातिरदारी हो चुकी थी पुलिस के द्वारा उसकी। तो पुलिस वाले उसे देखकर सोचते हैं कि ये यहाँ क्यों। तो आया परेशान, घबराया हुआ, बेहद। बोल रहा है तो उसके होठ उसका साथ नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने पूछा कि भैया क्या हुआ? तो उसने कहा कि साहब आप मुझे पकड़ लो, मैं रूबी का कातिल हूँ। अब पुलिस ने कहा कि ये क्या बकवास कर रहा है? इतनी बार इसके साथ सब कुछ किया, इतने इसके ऊपर डंडे वंडे भी चलाए, पर फिर भी ये टस से मस नहीं हुआ, ढीठ बना रहा और आज ये थर थर कांप रहा है और खुद घबराया हुआ है। और पुलिस ने पहले देखा थाने के बाहर के कोई और तो नहीं है जो इसको मार पीट कर लाया हो, पर बाहर कोई नहीं। फिर पूछा कि तुम अपनी मर्जी से आए हो? पवन बोला कि हाँ साहब मैं अपनी मर्जी से आया हूँ और प्लीज आप मुझे पकड़ लो और रूबी को मैंने मारा है। पुलिस को लगा कि शायद इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है और ये थोड़ा पागल-वागल ना हो गया हो। एक ही ये कि पुलिस ने कहीं इतना मारा है तो इसकी वजह से इसके ऊपर कोई दिमागी असर ना हुआ हो, कोई दिमागी असर ना पड़ गया हो। अब इधर पुलिस वाले भी थोड़ा घबरा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इसको कुछ हो गया तो पूरा थाना निपट जाएगा। तो उसको बड़ी प्यार से पुलिस वालों ने बिठाया और कहा कि घबराओ मत और अब आराम से बताओ क्या हुआ। वो बोला कि साहब मैं घबरा नहीं रहा हूँ, बस आप मुझे पकड़ लो वरना मैं शायद मर जाऊंगा। पुलिस ने कहा कि क्या हुआ? तो पवन बोला कि रूबी की आत्मा पिछले 6 महीने से मुझे सोने नहीं दे रही। शुरुआत में तो मुझे लगा कि चलो एक दो दिन बाद ये मामला और उसकी यादें खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो इधर कई दिनों से जिसे देखता हूँ मुझे हर एक के अंदर रूबी नजर आती है। पुलिस ने कहा कि ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। अब पुलिस ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है और डर भी है पुलिस वालों को। अब पुलिस वाले एक जो कातिल है उसके साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं। वो कह रहा है कि मैंने कत्ल किया है और पुलिस कह रही है कि तुम घबराओ मत, तुम पुलिस स्टेशन में हो, डरो मत बिल्कुल। और वो कह रहा है कि साहब मैं डरवर नहीं रहा हूँ, बस मैं जो कह रहा हूँ वो सब सच है और मुझे पकड़ लो। अब पुलिस वाले भी थोड़ा नॉर्मल हुए, उन्होंने कहा कि यार ये कुछ कह रहा है तो सुन लो। और इधर वो बार बार कह रहा है कि डर के मारे कि रूबी मुझे मार देगी, हर जगह मुझे बस रूबी ही दिखाई दे रही है। रात को सोता हूँ तो रात को रूबी मुझे सोने नहीं देती, मुझे उठा देती है, मुझे धमकाती है, मुझे डराती है। इसी वजह से मैं शराब ज़्यादा पीने लगा ताकि रात को नींद ठीक से आ जाए, पर शराब का नशा भी अब फेल हो गया है, वो भी असर नहीं करता मुझसे। रूबी मेरे साथ ही सोती है, मेरे सामने रोती है और मुझे घूर घूर कर देखती है और बहुत अजीब सी हो गई है वो। साहब रूबी मुझे मार दे या उससे पहले मैं पागल हो जाऊं, आप मुझे जेल में डाल दो, मैंने ही मारा है रूबी को। जब पवन के मुंह से ये सारी बातें सुनते हैं,
पुलिस वाले तब पूछते हैं कि अच्छा बताओ, क्यों मारा तुमने रूबी को और कैसे मारा। अब पवन एक कहानी सुनाता है, अपनी सच्ची कहानी। पवन कहता है कि साहब जो करवा चौथ का दिन था और उस रात हम दोनों में प्यार था। अब उसने शुरू से कहानी सुनाई कि रूबी जब अपने पति को तलाक देकर वापस अपने घर आई, 2 बच्चे थे उसके पास, अपनी माँ के साथ रहने लगी रूबी। उस इलाके में आते जाते रहती थी रूबी, तो उसी इलाके में मैं भी रहता था। तो कई बार मुलाकात हुई मेरी रूबी से, रूबी की मुझसे। तो मुलाकात में हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे, फिर नंबर वहीं गांव में ही एक्सचेंज किया और गांव में ही मिलने जुलने लगे। तो हमारा रिश्ता इसी तरह चलता रहा और इसी तरह से चल रहा था। फिर हम दोनों में प्यार हो गया। करवा चौथ के दिन मैंने उसे मिलने के लिए कहा, क्योंकि कई बार होता है ना कि चलो शादी कर लेते हैं हम दोनों, पति पत्नी हैं, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें एक पत्नी के रूप में देखता हूँ। शादी वादी हुई नहीं थी, तो करवा चौथ वाले दिन मैंने उसे कहा कि आज हम दोनों एक पति पत्नी की तरह रहेंगे। उसने मेरे लिए व्रत वगैरह नहीं रखा था। अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही हैं औरतें और भी। तो तुम भी आ जाओ, हमारा भी दीदार कर लो। तो कहता है कि रूबी आ गई मेरे घर। जब रूबी आई तो मैंने उससे कहा कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ, घर मत जाओ। जिस तरह से एक पति पत्नी रहते हैं वैसे रहेंगे, आज रात यहीं गुजार लो। लेकिन रूबी इस चीज के लिए तैयार नहीं हुई। उसने कहा कि नहीं, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, छोटे हैं वो, और मेरी माँ भी है, सब इंतजार कर रहे होंगे और ये सब शादी के बाद। तो उसने बोला कि मैंने मनाने की बहुत कोशिश करी और खूब मनाया, पर वो मानी नहीं। और जब वो रूबी मानी नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया, और जब गुस्सा आया तो घर में कोई चीज रखी हुई थी बजनी, मैंने उठाया और उसके सिर पर मार डाला। क्योंकि मैं शराब के नशे में था, तो नशे में मुझे कुछ पता नहीं। मेरी जिद ये थी कि वो घर पर रुके और मेरे साथ सोए, पर वो मानी नहीं। तो इसी गुस्से में मैंने सिर पर उसके कुछ बजनी चीज मार दी। और जब सर पर मारा तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो बिस्तर पर पड़ी हुई है। उसकी सांसें रुक गई हैं, खून बेतहाशा बह रहा है और वो मर चुकी है। और जब ये सब हुआ तो मेरा सारा नशा हिरण हो गया और मैं डर गया बहुत। और ये मैं करना नहीं चाहता था, पर हो गया नशे में। मैं डरा हुआ था कि अब पुलिस मुझे पकड़ लेगी। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूं। तो फिर मैंने जिस कमरे में रूबी को मारा था, उसी कमरे में गड्ढा खोदा, और इतना गड्ढा खोदा कि लाश आराम से आ जाए उस गड्ढे में। और उसके बाद ऊपर से मिट्टी डालकर रूबी की लाश को उसके अंदर दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। पूरा रूम ठीक कर दिया, वो गड्ढा भी ठीक कर दिया अच्छे से। मैंने अपने ही रूम में रूबी को दफन कर दिया और उसके बाद मैं आराम से रूम में रहने लगा, नॉर्मल। किसी ने पूछा ही नहीं। रूबी के गायब होने के बाद तांत्रिक पे सब शक कर रहे थे, मेरे पास कोई आया ही नहीं। फिर जब पुलिस को मेरा नंबर मिला तो पुलिस आई मेरे पास, पर मुझे पता था कि जब तक ये लाश यहाँ है, रूबी के बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता और मुझे पुलिस पकड़ नहीं सकती। तो एक परफेक्ट उसके हिसाब से उसने मर्डर कर दिया था। उसने कहा कि इसके बाद से सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक तो वो लाश उसके कमरे में थी, और जब उसे डर लगता तो वो शराब पी लेता। तो कुछ देर में के लिए वो ये सब भूल जाता नशे में। लेकिन उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों से अब शराब का नशा भी काम नहीं कर रहा, और लगता है कि रूबी जो मेरे कमरे में दफन है, वो बाहर अभी निकलेगी और बाहर निकलकर मुझे मार डालेगी और मुझे धमका रही है। मतलब 24 घंटे तक बस मुझे हर जगह रूबी दिखाई दे रही है और हर औरत में मुझे बस रूबी ही दिखाई दे रही है। तो कई दिनों से मैं सोया नहीं हूँ। रूबी की आत्मा मुझे तंग कर रही है और लगता है कि या तो मैं पागल हो जाऊंगा या रूबी की आत्मा मुझे मार देगी। तो बचने का एक ही तरीका है कि मैं अपना जुर्म कबूल करूं और आपके पास आ जाऊं। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। जब पुलिस ने ये सारी कहानी सुनी तो पुलिस ने कहा कि शायद अभी तक इसकी हालत सही नहीं है, लेकिन एक पॉइंट था कि उसने कहा कि लाश को मैंने अपने रूम में दफन कर दिया है। पुलिस कहती है कि अगर इसके रूम में लाश मिलती है तो इसका मतलब पवन सही बोल रहा है। और फौरन पुलिस टीम पवन के घर उसके रूम में जाती है, वहाँ खुदाई करती है। जब खुदाई करती है तो जमीन के नीचे से एक कंकाल निकलता है।
हालांकि 6 महीने हो चुके थे उस कंकाल को बाहर निकाला जाता है। अब पुलिस को पवन की सारी बातों पर यकीन हो गया था और ये भी कि कातिल रूबी का प्रेमी पवन ही है। अब कंकाल को देखकर कैसे कोई बता सकता है कि मरने वाली कौन है या फिर मरने वाला कौन है, लड़का है लड़की है कौन है। फिर रूबी की माँ को बुलाया जाता है। रूबी की माँ आती है। उन्हें इसलिए बुलाया गया क्योंकि कंकाल के हाथों में कड़े डले हुए थे और रूबी के कंकाल में एक और जो पैर था उस एक कंकाल का, उस पैर में शायद किसी एक्सीडेंट के बाद रूबी के रॉड डाली गई थी। जो रॉड डलती है पैरों में एक्सीडेंट वगैरह के बाद वो रॉड डली थी। इन सब चीज़ों की पुष्टि करने के लिए माँ को बुलाया जाता है। माँ दोनों चीज़ें पहचान जाती है और रोते हुए कहती है कि ये रूबी है, ये कंगन रूबी के ही हैं और ये एक बार सीढ़ियों से गिर गई थी, तब इसके इसी पैर में ठीक इसी पैर में एक रॉड डाली गई थी। खैर उसके बाद उस कंकाल को फोरेंसिक लैब भेजा जाता है। रूबी की माँ और बच्चों के ब्लड सैंपल लेती है पुलिस और डीएनए से पता चल जाता है कि ये मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रूबी ही थी। खैर पवन पुलिस की हिरासत में था। उसका आज भी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और उम्मीद है सजा भी पवन को जल्दी सुनाई जाएगी। तो कैसे जब इस केस को सुलझाने में पुलिस नाकाम रही, सारी कोशिशें बेकार रही, सारी पूछताछ बेकार रही, तब जाकर कैसे एक आत्मा ने इस केस को अपने हाथों में लिया और अपने कातिल को मरने के बाद भी सामने होने का एहसास कराया, उसे डराया और इसी वजह से, इसी काम से कातिल खुद थाने पहुंच गया और अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया। तो देखा आपने कितनी अजीब कहानी थी। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की नई नई रियल स्टोरीज सुनने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की नई नई कहानियाँ, रियल स्टोरीज लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली किसी नई क्राइम स्टोरी के साथ, एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखें। प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।